हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। तो आज हम करने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या होती है? देखो, जो इकोनॉमिक्स है हमारी, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि अगर हम इकोनॉमिक्स को के बारे में पढ़ते हैं तो वो दो चीज़ों में डिवाइड है, दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स को हम दो तरीक़ों से पढ़ते हैं, एक मैक्रो के लेवल से, एक मैक्रो के। तो अभी माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? सो जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आया है ग्रीक वर्ड से, दैट इज माइक्रोज, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर एक यूनिट की बात होती है इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल में से देखें, अगर आपके स्कूल में जो बुक्स आती हैं, ठीक है, अगर आपके स्कूल जो है उसमें बुक्स की ज़रूरत है आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो स्कूल क्या है, बुक्स को ऑर्डर करता है कि हमारे स्कूल में इतनी बुक्स की ज़रूरत है। अगर सिर्फ आपके स्कूल की, सिर्फ एक स्कूल की डिमांड को देखा जाए कि बुक्स की कितनी ज़रूरत है, कितनी बुक्स की वहाँ पर डिमांड है, तो वो हो जाएगा एक माइक्रो लेवल से, सिर्फ एक स्कूल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम पूरे शहर के स्कूलों की बात करें, सभी स्कूल्स में बुक्स की टोटल डिमांड कितनी है, तो वो एक बड़ा लेवल हो जाता है, पूरे एज अ होल लेवल हो जाता है। तो वो लार्ज लेवल पर जब हम बात करते हैं तो वो होता है मैक्रो। लेकिन जब हम सिर्फ एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल स्कूल की बात कर रहे हैं, तो वो होता है माइक्रो। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जिसमें हम इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, फर्म और इंडस्ट्री इन द नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो, इसमें क्या कह रहा है, एक इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन की जब हम इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करते हैं कि उसकी क्या डिमांड है, क्या वो सप्लाई चाहता है, कैसे वो अपनी जो है वांट्स को सेटिस्फाई करता है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके। वहीं अगर हम सिंगल फर्म की बात करें, देखो फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। फर्म और कंपनी और बिजनेस, एक कंपनी की बात हो रही होती है, ठीक है। किसी भी, फॉर एग्जांपल स्टील कंपनी है, अगर कोई, मैं सिर्फ एक कंपनी की बात करूँ, अगर हम कोई एग्जांपल ले ले, ए एंड कंपनी, कोई कंपनी है जिसका नाम है ए एंड कंपनी, वो एक कंपनी है, ठीक है, स्टील की कोई एक कंपनी है, तो इंडिविजुअल एक यूनिट की बात हो रही है। लेकिन वहीं अगर हम कहें कि स्टील्स की सभी कंपनीज, पूरे इंडिया में कितनी कंपनीज है या पूरे वर्ल्ड में स्टील कंपनी की कितनी कंपनीज है, तो वो सभी कंपनीज को जब हम एक साथ पढ़ेंगे, उनकी डिमांड के बारे में पढ़ेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो मैक्रो लेवल हो जाएगा, ठीक है। उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। जहाँ एक तरह की स्टील एंड कंपनी की हम सभी जो कंपनीज हैं उनकी बात करें तो वो एक इंडस्ट्री हो जाती है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक कंपनी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ए एंड कंपनी, तो वो फर्म हो जाती है। अगर हम पूरे इकोनॉमी की बात करें कि पूरे इकोनॉमी की, उसमें सभी तरह की कंपनीज, सभी तरह की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर अगर एक इंडस्ट्री की बात करें तो फिर वो क्या हो जाएगा, पूरे होल में से निकाला हुआ एक यूनिट हो जाएगा। पूरे इकोनॉमी में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में तो कितने ही तरह की कंपनी है, कितने तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम सिर्फ एक स्टील एंड कंपनी की बात करें, राइट, सिर्फ स्टील इंडस्ट्री की बात करें, तो वो सभी एज अ होल में से एक यूनिट निकाल लिया हमने, सिर्फ स्टील एंड कंपनी, राइट, स्टील कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर यूनिट हो गया, ठीक है। तो जब भी हम एक एज अ होल नहीं बल्कि एज अ होल में से निकाला हुआ एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करते हैं, तब वो क्या होती है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि पर्टिकुलर यूनिट के अकॉर्डिंग जब भी हम इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं, चाहे वो एक पर्टिकुलर पर्सन का हो, एक यूनिट फर्म का हो, एक इंडस्ट्री का हो, तो वो क्या होता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर यूनिट rather than all the units combined। जैसे कि अगर मैंने कंपनी की बात करी, अगर हम सिर्फ एक कंपनी की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, ना कि सभी कंपनियों के ग्रुप्स की बात करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज। एलोकेशन होता है इकट्ठा करना गिवन रिसोर्सेज को, यानी कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे हम एलोकेट करते हैं अपने विशेज़ को, अपने वांट्स को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पर्टिकुलर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एक यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम स्टडी करते हैं तब उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हम इसके अंदर पढ़ते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, या उसका स्कोप हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, कंजम्पशन बिहेवियर है, उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं।
फैक्टर प्राइसिंग के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हम इसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शंस ऑफ पीपल, यानी कि एक सेक्शन पर्टिकुलर एक सेक्शन की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए उसकी स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ अ फर्म्स, पर्टिकुलर एक फर्म्स की स्टडी करेंगे। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इन जो चीज़ों के सब्जेक्ट मैटर अभी और भी हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यानी कि जब हम एक पर्टिकुलर यूनिट के अकॉर्डिंग हम अपनी इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी आर स्टडिंग हाउ अ प्रोड्यूसर फिक्सेस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, यानी कि पर्टिकुलर एक जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे फिक्स करता है। सिर्फ एक प्रोड्यूसर, ना कि पूरे इंडस्ट्री में, पूरी कंट्री में, ना कि पूरे वर्ल्ड में उस चीज़ का प्राइस कैसे जो है वो फिक्स होता है, उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ रहे। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे फिक्स करता है, अगर हम वो पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही व्हेन वी आर स्टडिंग व्हाई एन इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जब हम किसी इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि पूरी वर्ल्ड में देखो कई तरह की इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, हज़ारों तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, हज़ारों तरह की कंपनीज़ हैं, लेकिन उसमें से अगर हम पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री की बात करें कि वो जो है वो पर्टिकुलर इसी प्लेस पर क्यों लोकेटेड की जाती है, उसकी पूरी इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो वो भी किसका सब्जेक्ट मैटर होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ना कि कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स की स्टडी नहीं होती, इसमें पर्टिकुलर एक यूनिट की स्टडी होती है। और स्टडी किस चीज़ की करनी है, हमने इकोनॉमिक बिहेवियर की करनी है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि सेकंड पार्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, जिसका मीनिंग था स्मॉल। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से ही आया है, जो है मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, तो इसी से बना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब लार्ज सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर यूनिट्स, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं, यानी कि पूरी इकोनॉमी के बारे में हम इसमें उसकी इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि इकोनॉमी एज अ होल, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की हम जब स्टडी करते हैं तब उसको कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, रैदर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स, यानी कि हम इसमें इंडिविजुअल पार्ट्स की स्टडी नहीं करते, हम इसमें पूरी इकोनॉमी एज अ होल। जैसे मैंने आपको बताया, हमने बुक्स की एग्जांपल ली थी, जब हम पूरे शहर के स्कूल्स की बुक्स की डिमांड कितनी है उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो वो एक एज अ होल इकोनॉमी हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक स्कूल की डिमांड की बात करें तो वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है MC कॉनल ने, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द फॉरेस्ट नॉट द ट्रीज। बिल्कुल, यानी कि अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करें, ट्रीज से कंपेयर किया हुआ है, अगर हम पर्टिकुलर एक ट्रीज की बात करते हैं, ठीक है, एक ट्री की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर पूरे के पूरे फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, उसको एज अ होल लेके उसको एग्जामिन करें, तो वो आ जाता है हमारा पार्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दस इट एनालाइजेज एंड एस्टेब्लिशेज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स, यानी कि लार्ज एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि सब चीज़ को इकट्ठा अगर हम स्टडी करें तो वो जो है उसके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं या उसकी जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। Thus, in macroeconomics, we study the economic behavior of the large aggregates। इस पहले हमने बताया लार्ज एग्रीगेट्स मतलब सब चीज़ों को इकट्ठा अगर हम लार्ज लेवल पर एज अ होल लेवल पर जब उसके इकोनॉमिक बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सच एज द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी की पूरी ओवरऑल कंडीशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं। सच एज टोटल प्रोडक्शन का मतलब कि पूरे इकोनॉमी में, पूरे इकोनॉमी का मतलब जब हम सिर्फ एक इकोनॉमी वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब किसी कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी का नहीं होता, उसका मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी। तो जब भी हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि पूरे वर्ल्ड की टोटल प्रोडक्शन की बात है। वैसे ही टोटल कंजम्पशन यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो किसी चीज़ की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड की कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन कितनी है। टोटल सेविंग पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, टोटल इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो यानी कि पूरी इकोनॉमी को एज अ होल जब उसकी टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो किसका सब्जेक्ट मैटर होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देखिए अगर अभी क्या हुआ था, अभी कोरोना वायरस जो है वो बहुत फैला हुआ था, जिस वजह से क्या होता, पैंडेमिक सब जगह फैल रखा था, उसकी वजह से लॉकडाउन भी ऑल ओवर द वर्ल्ड था, बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन हो रखा था। लॉकडाउन होने की वजह से जो डिमांड थी हर एक पर्सन की, वो एज अ होल, ऐसा नहीं है कि एक कंट्री की डिमांड जो है वो कम हो गई थी, बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोगों की डिमांड में जो है वो काफ़ी कमी आ गई थी। तो जब हम पूरे वर्ल्ड की डिमांड, पूरे वर्ल्ड की सप्लाई, पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड की कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं तो वही मैक्रो इकोनॉमिक्स है।
अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो तभी डिमांड और कंजम्पशन जो है बहुत कम हो गई थी, तो हम कह सकते हैं कि टोटल कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो गई थी, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन है वो भी कुछ टाइम के बाद फिर रिड्यूस होना शुरू हो गई, क्योंकि जब कंजम्पशन ही नहीं होगी तो फिर प्रोड्यूस क्या होगा, प्रोड्यूस करने का फ़ायदा भी नहीं होगा। तो जब हम ऐसी एज अ होल इकोनॉमी, एज अ होल वर्ल्ड के कंजम्पशन और वर्ल्ड के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये थे इकोनॉमिक्स के दो पार्ट। अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, या कह सकते हैं कि कौन कौन से इसका सब्जेक्ट मैटर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो इट इंक्लूड्स, दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड आउटपुट, यानी कि पूरे जो नेशन की अगर इनकम है, पूरे नेशन की आउटपुट है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, ना कि पर्टिकुलर एक फर्म या पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री की बात नहीं करते, बल्कि पूरे नेशन की इनकम, पूरे नेशन के आउटपुट के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। जनरल प्राइस लेवल, ये भी एज इकोनॉमी एज अ होल पूरे जनरल प्राइस लेवल के बारे में पढ़ेंगे, किसी पर्टिकुलर फर्म, इंडस्ट्री या पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी के प्राइस लेवल के बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे इकोनॉमी में, पूरे नेशन में प्राइस लेवल में क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स क्या होता है कि देखिए, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, चीज़ें हम बाहर के देश से, बाहर जो हम विदेशों से कोई चीज़ें अपने देश में मंगवाना, जिसके बदले हमें क्या करना पड़ता है, जो फॉरेन करेंसी है वो इशू करनी पड़ती है, उसके बदले वो पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो यानी कि हमने कुछ पेमेंट की जब हमने इंपोर्ट किया, लेकिन वहीं अगर हम कोई चीज़ जो है एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है। क्यों? एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम चीज़ें बाहर वाले देशों को देते हैं, बेचते हैं, जिसके बदले क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है, फॉरेन करेंसी आती है। तो उसके जो डिफरेंस है उनमें कितना पैसा फॉरेन करेंसी आई और कितना फॉरेन करेंसी हमने दी, तो उसके बीच में जब हम डिफरेंस देखते हैं तो उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स। तो उसके बारे में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं। इट इज़ आल्सो अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो भी हम इकोनॉमी एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मनी की जो वैल्यू है वो पूरे इकोनॉमी में, पूरे हमारे नेशन में किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज है, उसमें कौन कौन सी और कैसी चेंजेस आ रही हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी हमने पहले ही पढ़ा। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये भी हम पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ, पूरे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने समझा कि माइक्रो जो है वो स्मॉल है, जिसमें हम पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है लार्ज, जिसमें हम इकोनॉमी एज अ होल, ओवरऑल इकोनॉमी के इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जिसमें टोटल कंजम्पशन, टोटल प्रोडक्शन, टोटल इनकम, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स के बारे में, जनरल प्राइस लेवल के बारे में, उसमें क्या इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसके बारे में, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होता है। हमने मीनिंग देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उससे हमें इनके बारे में और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द टू कंसेप्ट्स अ डिफरेंस इज गिवन। दैट मीन्स अब हम माइक्रो और मैक्रो को डिफरेंस समझते हुए इसके मीनिंग को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पर इट स्टडीज़ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज़ एग्रीगेट्स इकोनॉमिक यूनिट्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में बात करता है, तो वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में बात करता है। ये एक इंडिविजुअल पार्ट के बारे में, ये एज अ होल एग्रीगेट यानी कि पूरे इकट्ठे इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में, कंबाइंड इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में, पूरी एज अ होल इकोनॉमी के बारे में बात करता है, स्टडी करता है। उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड पॉइंट ऑफ द डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद मैकेनिज्म ऑफ एलोकेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, उनको कैसे एलोकेट करके अपनी जो वांट्स हैं, विशेज़ हैं, उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है, उसके बारे में ये स्टडी करता है। फर्दर माइक्रोइकोनॉमिक्स इज़ अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एज इट सीक्स टू डिटरमाइन प्राइस एंड आउटपुट इन एन इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट ऑफ दोज इन अदर इंडस्ट्रीज़। यानी कि ये जब एक इंडस्ट्री के प्राइस और उसके आउटपुट के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं तो वो उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी कि हाफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम? क्योंकि वो एक इंडस्ट्री के बारे में जब स्टडी करता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरी इंडस्ट्रीज से, यानी कि उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज़ पर नहीं होता। वो सिर्फ एक इंडस्ट्री के प्राइस आउटपुट के बारे में, उनके इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, जो उनका इफेक्ट होता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ पर, या दूसरी इंडस्ट्रीज़ का जो इफेक्ट होता है
इस इंडस्ट्री पर, उस इफेक्ट को वो इसमें स्टडी नहीं किया जाता। मोर ओवर माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस लुक्स इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव प्राइसेस। देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी जो इकोनॉमी है, कोई भी कंपनी है या कोई भी बिजनेस है या कोई इंडस्ट्री है वो आइसोलेट पे वर्क करती है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में बस वही एक इंडस्ट्री है और उसका जो काम है वो किसी और इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करता, या किसी और इंडस्ट्री का काम, किसी और कंपनी का काम उस इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट नहीं करता या उस पर्टिकुलर कंपनी को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब एक इकोनॉमी में एक पर्सन काम कर रहा है तो उसके काम का इफ़ेक्ट दूसरों पर और दूसरों के काम का इफ़ेक्ट उस पर भी पड़ता है। लेकिन जब हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सिर्फ हम एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट यूनिट का, उसके प्राइस का, उसके आउटपुट का, उसके इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट जो अदर इंडस्ट्रीज़ पर है या अदर इंडस्ट्रीज़ का उस पर है और उन इफेक्ट की वजह से उस पर जो भी उसके प्राइस लेवल में, उसके आउटपुट में जो उसके डिसीजन में चेंजेस आते हैं उसके बारे में स्टडी को इसमें नहीं किया जाता। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इन द सेकंड पॉइंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ जनरल इक्विलिब्रियम। देखो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, दिस इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम और यहाँ पर है जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि ओवरऑल, क्योंकि इसमें सभी इफेक्ट्स को जो है स्टडी किया जाता है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एज इट सीक्स इनटू अकाउंट द डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम राइज एंड quantity in one market which could lead to disturbance in the equilibrium prices and quantities in all other markets। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम राइज है, RISE राइज, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, स्पेलिंग इज हियर इक्विलिब्रियम की, एंड यहाँ पर क्वांटिटीज़ है, प्राइस एंड क्वांटिटीज़। क्लियर। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम, यानी कि एक इंडस्ट्री के, एक कंपनी में जो भी इक्विलिब्रियम राइज एंड क्वांटिटी इन द वन मार्केट है, यानी कि एक मार्केट का जो इफेक्ट है, एक मार्केट में जो भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं उसको हम दूसरी मार्केट में जो डिस्टर्बेंस आते हैं, यानी कि उसकी वजह से या उसके इफेक्ट से जो डिस्टर्बेंस आते हैं, उसके इफेक्ट से जो चेंजेस आते हैं, उन सब चीज़ों को भी, उन सब इफेक्ट्स को भी इसमें पढ़ा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्राइजेस, यानी कि इसमें एब्सोल्यूट प्राइजेस की स्टडी की जाती है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं माइक्रो और मैक्रो एग्जांपल की। माइक्रो में जैसे इंडिविजुअल डिमांड है, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, यानी कि सिंगल एक यूनिट की डिमांड, एक प्रोडक्ट की प्राइजेस के बारे में स्टडी हो रही है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, होल डिमांड में जनरल प्राइस लेवल, पूरी इकोनॉमी के प्राइस लेवल में क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसका जो स्टडी करते हैं, और नेशनल इनकम, पूरे कंट्री की, पूरे नेशन की इनकम के बारे में स्टडी की जाती है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन ये बात यहाँ पे जानने वाली होगी कि माइक्रो और मैक्रो जो हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। देखो जब हम एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करते हैं तो वो भी एक पूरी इकोनॉमी का पार्ट है, जब हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें वो पार्ट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है या आइसोलेट स्टडी करते हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। देयर इज अ रियली नो अपोजिशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ आर एब्सोल्युटली वाइटल, यानी कि इंपॉर्टेंट है दोनों, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दे प्ले अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल। जैसे मैंने आपको कहा कि एक जो इंडिविजुअल है वो पूरे इकोनॉमी में भी इंक्लूडेड है, पूरी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी उस इंडिविजुअल की बात भी साथ ही में हो जाती है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप अच्छे समझ में आया होगा, मीनिंग भी और डिफरेंस भी, कैसे माइक्रो में कौन से सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं, मैक्रो में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।